हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल तंत्रों, मतलब किन्हें कहा जाता है रिवर्सिबल और किसे कहा जाता है इरिवर्सिबल। ये कहानी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद में फिर हमने देखा था कि उत्क्रमणीयता की कंडीशन में अधिकतम कार्य किया जाता है और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स या कौन कौन सी मुख्य बातें लिखी जा सकती है। इतना सब कुछ हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे। आज हमारा अगला लेक्चर इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, हमारा पहला टॉपिक है अवस्था तथा पथफलन। अवस्था और पथफलन हम किन्हें कहा जाता है अवस्था फलन और किसे कहा जाता है पथफलन, समझते हैं। देखो भाई, अगर मैं नॉर्मल सी डेफिनेशन की बात करूं, केवल डेफिनेशन की बात करूं तो क्या कहूंगा मैं कि अवस्था फलन वे चर होते हैं, अवस्था फलन वे ऊष्मागतिक चर होते हैं जिनका मान केवल अवस्था पर निर्भर करता है। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल की बात करते हैं, माना कि मैंने एक तंत्र ए माना, वह तंत्र स्टार्टिंग में A1 अवस्था में है, ठीक। अब वो कहां जाना चाहता है, B1 अवस्था में जाना चाहता है। तो जो पथफलन होगा, मतलब वे ऊष्मागतिक चर जो अवस्था फलन होते हैं उनका मान केवल प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करता है। ये हो जाएगी प्रारंभिक अवस्था, ये हो जाएगी अंतिम अवस्था। और जो पथफलन होते हैं उनका मान तंत्र द्वारा, जो पथफलन होगा उनका मान तंत्र द्वारा इस A1 से B1 के बीच में चले गए रास्ते पर निर्भर करता है। कैसे? जैसे कि ये तंत्र A था, अभी A1 अवस्था में है, कहां जाना चाहता है, B1 अवस्था में। जाने के अनेक अनेक रास्ते हो सकते हैं। माना कि ये सीधा किस में चला गया, B1 में चला गया। माना कि पहले ये किस में गया हो, C1 में गया हो, उसके बाद में किस में चला गया, B1 में चला गया। ऐसा नहीं हुआ हो, माना कि ये पहले D1 में गया हो, उसके बाद में D2 में गया हो, उसके बाद में कहां चला गया, B1 में चला गया। हो सकता है इसने एक रास्ता ऐसा चुना जिसमें ये पहले E1 में, फिर कहां पर, E2 में, फिर उसके बाद में E3 में, और उसके बाद कहां चला गया, B1 में चला गया। आई बात समझ में? मतलब इस A तंत्र के पास A1 प्रावस्था से B1 प्रावस्था पर जाने के अलग अलग रास्ते हैं। ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता, ये तीसरा रास्ता और ये चौथा रास्ता। तो जो भी पथफलन होगा या जो भी ऊष्मागतिक चर पथफलन होते हैं उनका मान इस तंत्र द्वारा इस A1 तथा B1 के मध्य चले गए रास्ते पर निर्भर करता है। मतलब जो चर पथफलन होगा उनका मान इस वाले रास्ते में कुछ अलग आएगा, इस वाले रास्ते में अलग आएगा, इसमें कुछ अलग और इसमें कुछ अलग मान निकल कर आएगा। मतलब बेसिकली उनका मान इस बीच के रास्ते पर निर्भर करता है। लेकिन अवस्था फलन में इस रास्ते का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ क्या देखता है कि तंत्र कहां से कहां पर जा रहा है। मतलब A1 से B1 पर जा रहा है, अब किस रास्ते के द्वारा जा रहा है, अब इसके द्वारा जाए, इसके द्वारा जाए, इसके द्वारा जाए या इसके द्वारा जाए, किसी भी रास्ते के द्वारा जाए। लेकिन अगर वह A1 से B1 पर ही जाता है तो सब रास्तों में अवस्था फलनों का मान एक समान आता है। समझ में आए? इन फलनों का मान केवल इस पर और इस पर निर्भर करता है। अगर ये दोनों हर बार सेम है, चारों रास्तों में सेम है, तो इनका मान भी हमेशा सेम ही मिलेगा। जबकि पथफलन का मान इस रास्ते पर निर्भर करता है। अगर तंत्र द्वारा इस A1 से B1 के बीच में चला गया रास्ता अलग अलग है तो हर बार इन पथफलनों का मान हमें अलग अलग मिलेगा। ऐसा कहते हैं अवस्था फलन और पथफलन। बात समझ में आई कि नहीं आई? हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया हो और हो सकता है कि समझ में नहीं आया हो। तो समझ में कैसे लाया जाए उसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, ध्यान से समझना।
बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखो भाई, अभी मैं कहाँ हूँ, कोटा में। सपोज करो मुझे जयपुर से कुछ मंगवाना है, और कुछ में क्या हो गया, जैसे मैंने कोई भी बुक ले ली, कोई भी बुक चाहिए मुझे पढ़ने के लिए, मुझे कोई भी बुक मंगवानी है, मैंने नेट पर देखा, हाँ भाई ये मुझे ये वाली फिजिकल केमिस्ट्री की इस ऑथर की बुक मंगवानी है, ये कौन कौन सी शॉप पर है, मैंने 3-4 शॉप देख ली, हाँ भाई ये वाला शॉप है, ये वाली शॉप है, ये वाली शॉप है, इतनी जगह मिल रही है, लेकिन सारे की सारी शॉप कहाँ पर है मेरे पास, जयपुर में, सारी की सारी दुकानें जयपुर में उपस्थित है। मैंने दुकान वाले को फोन लगाया, भाई मुझे ये वाली बुक चाहिए और कितने तक मिलेगी, हाँ भाई इतने तक मिलेगी और मुझे ये चाहिए। तो दुकान वाले ने कहा कि भाई ये 2 दिन में पहुंच जाएगी। दुकान वाले ने क्या कहा मेरे से कि ये बुक आपके पास 2 दिन में पहुंच जाएगी। अब दुकान वाला उस बुक को मेरे पास कैसे भेजता है, हो सकता है कि वो मुझे फैक्स कर दे, मतलब किसी के थ्रू भेज दे, या फिर वो अपना ही एक आदमी भेजे, वो किसी बस वाले को दे, या उसका आदमी किसी बस में आए, ट्रेन में आए, हवाई जहाज में आए, किसी में भी आए, मतलब वो मुझे बुक जयपुर से यहाँ पर चाहिए। अब वो बुक बीच में किस रास्ते के द्वारा आ रही है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब होगा कि बुक मेरे पास जयपुर से कहाँ आ जानी चाहिए, कोटा में आ जानी चाहिए। अब किस रास्ते के थ्रू आई इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं होगा, वो ट्रेन में आती है, बस में आती है, हवाई जहाज में आती है या ट्रक में आती है, इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं होगा। मतलब इस प्रकार के होते हैं अवस्था फलन, जिनका रास्ते से कुछ लेना देना ही नहीं होता, उनका लेना देना किससे, कहां पर क्या है, मतलब कहां पर अवस्था है और यहाँ की अवस्था क्या है, जयपुर में क्या है और कोटा में क्या है, उनका मतलब सिर्फ इन अवस्थाओं से होता है। ऐसे फलनों को कहा जाता है अवस्था फलन। लेकिन पथ फलन में क्या होता है, रास्ते से मतलब होता है। अब इसको कैसे समझे, इसके लिए भी एक एग्जांपल है। सपोज करो इस बार मुझे जयपुर से कोई कांच का सामान मंगवाना है, बुक नहीं मंगवानी मुझे क्या मंगवाना है, इस बार कांच का सामान मंगवाना है। अब कांच का सामान ऐसा बहुत ही ज्यादा नाजुक सामान है, तो मुझे टेंशन होगी, यार सामान कैसे मंगाऊं, मैं ट्रक में मंगवाऊंगा तो कहीं धचके लगेंगे, कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, कहीं टूट सकता है। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मुझे रास्ते से मतलब होगा कि यार मुझे सामान मंगवाना है, किस रास्ते के द्वारा मंगवाऊं, इनको ट्रेन में मंगवाऊंगा तो ये सेफ रहेंगे, अगर बस में मंगवाता हूं तो सेफ रहेंगे, या ट्रक में मंगवाता हूं सेफ रहेंगे, या मैं खुद ही लेने जाऊं। समझ में आ रही है, मतलब इस प्रकार के फलनों का मान किस पर निर्भर किया, रास्ते पर, कि रास्ता कैसा हुआ, ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो तो मेरा सामान टूट सकता है। अगर मैं किसी एरोप्लेन में मंगवाता हूं तो सामान इजीली आ जाएगा, उनको किसी प्रकार का क्रैक नहीं होगा, मतलब सामान अच्छी तरह से आ जाएगा। ट्रक में मंगवाता हूं तो हो सकता है एक आध सामान टूट जाए। समझ में आ रही है बात। तो इस प्रकार के होते हैं पथ फलन, जिनका मतलब किससे होता है, रास्ते से, जबकि अवस्था फलनों का मतलब केवल किससे होता है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था से। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई तो मुझे कमेंट करो फटाफट से, किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया, किसे कहेंगे अवस्था फलन और किसे कहेंगे पथ फलन। ठीक, कमेंट करना मुझे किसको आया किसको नहीं आया समझ। अब लिख ले भाई, चलो भाई लिखो, पहले लिखो अवस्था फलन, टॉपिक डालो छोटा सा नन्ना सा, इसी के अंदर छोटा सा टॉपिक डाल लो, अवस्था फलन। अवस्था फलन लिखो भाई। वे उष्मागतिक चर, वे उष्मागतिक चर जिनका मान, वे उष्मागतिक चर जिनका मान तंत्र की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, जिनका मान तंत्र की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, अवस्था फलन कहलाते हैं, अवस्था फलन कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, दाब, आयतन, ताप, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी गिब्स ऊर्जा, और ए मतलब हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, ये सब के सब क्या होते हैं भाई, अवस्था फलन।
दाब, आयतन, ताप, एंट्रोपी, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, गिब्स ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। अब ये क्या होती है, ये सब हम आगे बढ़ेंगे सेकंड ईयर में, आगे आएगी जैसे जैसे यूनिटें हम पढ़ते जाएंगे। पथ फलन की परिभाषा लिखो। वे ऊष्मागतिक चर, वे ऊष्मागतिक चर जिनका मान तंत्र द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करता है। जिनका मान तंत्र द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करता है। तंत्र द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करता है। पथ फलन कहलाते हैं, एग्जाम्पल लिख लो, ऊष्मा और कार्य, ऊष्मा और कार्य, ये गए हमारे पथ और अवस्था फलन। अब हमारा अगला टॉपिक है यथार्थतय और अयथार्थतय अवकलज। यथार्थतय और अयथार्थतय अवकलज। यथार्थतय और अयथार्थतय अवकलज। देखो क्या होते हैं यथार्थतय और अयथार्थतय। सबसे पहले बात किस पर करेंगे, यथार्थतय अवकलज। इनको बड़े ध्यान से समझना। इनका सीधा सीधा संबंध किससे होता है, अवस्था फलनों से और पथ फलनों से। लेकिन उसमें भी जो ये होते हैं, इनका सीधा संबंध किससे होता है भाई, अवस्था फलनों से। आई बात समझ में। अभी हमने समझा, इसे कहा जाता है अवस्था फलन। बड़े ही अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक। तो ध्यान से सुनना इसकी डेफिनेशन। तो वे ऊष्मागतिक चर, वे ऊष्मागतिक चर जो अवस्था फलन होते हैं, उन्हें पूर्ण अवकलज की फॉर्म में प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी लिखे थे अवस्था फलन में क्या क्या लिखे थे, मैंने दाब लिखा था, आयतन लिखा था, ताप लिखा था, और भी बहुत सारे थे। जो ऊष्मागतिक चर अवस्था फलन होते हैं, उन्हें पूर्ण अवकलज के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। पूर्ण अवकलज का मतलब हो गया डीपी, इसके लिए क्या हो जाएगा डीबी, इसके लिए क्या हो जाएगा डीटी। आई बात समझ में। मतलब जो ऊष्मागतिक चर अवस्था फलन होते हैं, उन्हें पूर्ण अवकलज की फॉर्म में प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार के जो अवकलज होते हैं, इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, यथार्थतय अवकलज। बात समझ में आई। तो इनको ये होते हैं अवस्था फलन। अवस्था फलन होने के कारण इनको कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार से प्रदर्शित करने का जो तरीका है, इसी तरीकों को क्या करते हैं, इसी तरीके को क्या कहते हैं भाई, यथार्थतय अवकलज। मतलब ये सिर्फ किसका पॉसिबल है, अवस्था फलनों का पॉसिबल है। आई बात समझ में। अब सपोज करो इनको रिप्रेजेंट किया, इनको ज्ञात कैसे करेंगे हम, इनका मान कैसे निकालेंगे। सपोज करो मैंने एक है ना जेड लिया, एक जेड चर लिया। ये फंक्शन है किस किस का, x का और y का। मैंने मान लिया। अब मैं इसके लिए क्या ज्ञात करना चाहता हूं भाई, dz ज्ञात करना चाहता हूं। यही यथार्थतय अवकलज ज्ञात करना चाहता हूं, मतलब इसका मान निकालना चाहता हूं, dz का मान निकालना चाहता हूं। तो कैसे निकलेगा, अब ये किस किस का फलन है, x का फलन है, y का फलन है। अब मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, अगर कोई भी फलन दो चरों का फलन हो तो उसे कैसे निकालते हैं, पहले इसके सापेक्ष में अवकलन करूंगा तो ये कांस्टेंट चलेगा, अगर इसके सापेक्ष चलूंगा तो ये कांस्टेंट चलेगा, ऐसे होता है। तो माना कि मैंने
जेड का पहले किसके साथ x संकलन कर दिया, x के साथ x, तो कांस्टेंट क्या हो गया y, और मल्टीप्लाई किससे करना है, dx से। जिसके सापेक्ष अवकलन करोगे उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। ऐसा हमने x के लिए किया तो सेम टू सेम किसके लिए कर दोगे आप, y के लिए। ये डेल z अपॉन डेल y हो गया, तो कांस्टेंट क्या चलेगा, x चलेगा, और मल्टीप्लाई भी किससे करोगे, dy से मल्टीप्लाई करोगे। इस प्रकार से इस dz का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। ये तो dz था, ये तो क्या हो गया, जर्नलाइज तरीका हो गया। अगर मैं इनमें से किसी का मान ज्ञात करूं तो जैसे कि मैंने क्या लिखी थी अभी, आंतरिक ऊर्जा लिखी थी। अब जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो ताप और दाब का फलन होती है, ठीक। अब मुझे इसके लिए क्या ज्ञात करना है भाई, डी ही ज्ञात करना है। बोलो फटाफट क्या क्या करेंगे भाई। ये मैंने ही का किसके साथ x अवकलन कर दिया, dt के साथ x, p कांस्टेंट, मल्टीप्लाई किससे कर दिया, dt से। दूसरी बार मैंने e का अवकलन किसके साथ कर दिया, t के साथ x कर दिया, तो कांस्टेंट क्या चलेगा, t चलेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई भी किससे करना है, dp से करना है। ये मैंने पहला मान निकाल लिया। सपोज करो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। माना कि एंथैल्पी थी अवस्था फलन, थी कि नहीं थी, और सपोज करो एंथैल्पी किस का फलन है, ताप का और दाब का फलन है, ठीक। अगर मुझे इसके लिए क्या निकालना है, dH निकालना है, तो क्या करूंगा, ये डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P, और ये हो गया dt प्लस, अब T के साथ x कर दिया, अब बारी किसकी है, T की, तो डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T, और मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा भाई, आपको dt से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई। जो अवस्था फलन होते हैं उनका यथातथय अवकलन पॉसिबल होता है, पॉसिबल है, इनका मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ इस प्रकार से। ये होगा कि नहीं दो चरों का फलन, फिर इसमें dz का मान ज्ञात करना है, तो पहले एक के सापेक्ष अवकलन करो, फिर दूसरे के सापेक्ष अवकलन करो। अब मैंने एग्जाम्पल मान लिया, पहले मैंने e के लिए मान निकाल लिया, फिर ये मैंने किसके लिए मान निकाल लिया, h के लिए, मतलब किसके लिए, एंथैल्पी के लिए। ये इंटरनल एनर्जी होती है, ताप दाब का फलन। यहाँ पर मैंने h को मान लिया ताप और दाब का फलन, और दोनों का मान निकाल दिया मैंने किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार के फॉर्मूले से। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी। तो सीधी सीधी बात है, जो ऊष्मागतिज अवस्था फलन होते हैं, जैसे कि ये अवस्था फलन है, तो इन्हें कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, यथातथय अवकलज, ठीक। फटाफट से वही इसकी डेफिनेशन लिख दो, टॉपिक डालो, यथातथय अवकलज लिखो। वे ऊष्मागतिक चर, वे ऊष्मागतिक चर जो अवस्था फलन होते हैं, वे ऊष्मागतिक चर जो अवस्था फलन होते हैं, अवस्था फलन होते हैं, उन्हें पूर्ण अवकलन की फॉर्म में, उन्हें पूर्ण अवकलन के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, उन्हें पूर्ण अवकलन के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार के अवकलज यथातथय अवकलज कहलाते हैं। इस प्रकार के अवकलज यथातथय अवकलज कहलाते हैं, यथातथय अवकलज कहलाते हैं, ठीक। कर लो भाई, पहले जेड के लिए, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। कर लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम किसकी बात करेंगे भाई, अयथातथय। अयथातथय, इनका सीधा संबंध किससे होता है भाई, पथ फलनों से। यथातथय का किससे हुआ, अवस्था फलनों से। अयथातथय का सीधा संबंध किससे हो जाएगा, पथ फलनों से हो जाएगा। तो डेफिनेशन तो वही है, सेट है जो हमने इसके लिए लिखी थी,
वो इसके लिए हो जाएगी, बस अवस्था को क्या करना है, पत करना है, जिसमें हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा। कैसे होगा सारा का सारा काम, समझते हैं। देखो भाई, अभी अभी मैंने समझाया था कि पदफलन कौन कौन होता है। एक तो Q होता है और एक W होता है। ये क्या होते हैं, अरे क्या होते हैं, बोलो बोलो बोलो, क्या होते हैं, पदफलन होते हैं। सॉरी, क्या होते हैं भाई, ये पदफलन होते हैं। तो ध्यान से सुनना, वे ऊष्मागतिक चर जो पदफलन होते हैं उन्हें आंशिक अवकलन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उन्हें आंशिक अवकलन का मतलब डेल क्यू या डेल डब्ल्यू, पिछली बार क्या चला था, डी एच, और क्या चला था, डी ई चला था। ये डी है और ये क्या है, डेल है। तो जो भी चर पदफलन होता है उन्हें आंशिक अवकलज के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। उन्हें आंशिक अवकलज के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, अयथातथीय अवकलज। ठीक, तो ये होते थे पदफलन। पदफलन होने के कारण इनको कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, आंशिक अवकलन के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इन्हीं को क्या कहते हैं, अयथातथीय अवकलज कहा जाता है। ठीक, लिखो भाई डेफिनेशन, वे ऊष्मागतिक चर, वे ऊष्मागतिक चर जो पदफलन होते हैं, वे ऊष्मागतिक चर जो पदफलन होते हैं उन्हें आंशिक अवकलज के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। उन्हें आंशिक अवकलज के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार के अवकलज, इस प्रकार के अवकलज अयथातथीय अवकलज कहलाते हैं। इस प्रकार के अवकलज अयथातथीय अवकलज कहलाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल लिख लो भाई। लिख लिए तो अगला टॉपिक डालो। अब बात किसकी है, अंतर। दोनों में क्या होता है, अंतर, हमें वो पढ़ना है। आ गई बात समझ में? तो अंतर की बात करेंगे भैया। अंतर में क्या करते हैं, सभी को पता है, अरे पता है कि नहीं है, एक तरफ लिखो यथातथीय और एक तरफ क्या लिखते हैं, वही हम और यथातथीय। बचपन से यही करते हैं तो आगे भी यही करेंगे, कौन सा बदल जाएगा। ठीक, देखो भाई, यथातथीय में पहला पॉइंट ये सदैव किसका पॉसिबल है, अवस्था फलनों का, जबकि ये किसका पॉसिबल है, पदफलनों का। अगर इन्हें प्रदर्शित करना हो तो कैसे प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण अवकलन के रूप में, मतलब डीपी के रूप में, डीवी के रूप में, डीटी के रूप में, डीई के रूप में। जबकि इन्हें प्रदर्शित करना हो तो कैसे प्रदर्शित करते हैं, डेल क्यू के रूप में या डेल डब्ल्यू के रूप में। मतलब कैसे, अरे कैसे कैसे, आंशिक अवकलज के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब आपको पता है, इतनी तो मैथमेटिक्स सबको आती ही है कि जो पूर्ण अवकलन होता है उन्हीं का ही केवल समाकलन किया जा सकता है। तो इनमें समाकलन किया जा सकता है, इसके अंदर समाकलन नहीं किया जा सकता। बात सुने, अरे चिन्ह तो पता नहीं समाकलन का चिन्ह, पीछे क्या लिखते हैं हम, dx ऐसा लिखते हैं हम, ना कि ऐसा। समझ में आ रही है, ऐसा कभी नहीं लिखा जाता। मतलब ये चीज आंशिक नहीं होती, हमेशा कैसी होगी, पूर्ण। तो जो भी पूर्ण अवकलन होता है उनका समाकलन किया जा सकता है, लेकिन जो ऐसा आंशिक अवकलन होता है उनका कभी भी समाकलन नहीं किया जा सकता। मतलब इनका समाकलन पॉसिबल है और इनका समाकलन पॉसिबल नहीं है। अगला पॉइंट बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है,
ध्यान से समझना, अगर इस प्रकार के चरों का अगर हम चक्रीय समाकलन करते हैं, इस प्रकार के चरों का अगर हम चक्रीय समाकलन करते हैं तो वह हमेशा क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। जबकि इनका चक्रीय समाकलन ऑलवेज नॉन जीरो होता है। इनका चक्रीय समाकलन, ये चक्री का चिन्ह है, चक्रीय समाकलन का मतलब एक चक्र में समाकलन किया जा रहा है। इनका चक्रीय समाकलन सदैव जीरो और इनका चक्रीय समाकलन कभी भी जीरो नहीं होता। अब क्या मतलब है इस बात का, हाँ क्या मतलब है भाई इस बात का, इसको समझते हैं इधर साइड में आके। देखो भाई, माना कि मेरे पास एक तंत्र ए था, ठीक, सपोज करो ये पहले A1 अवस्था में था, फिर कहां चला गया A2 में, फिर कहां चला गया A3 में, फिर कहां चला गया A4 में चला गया, और ये वापस कहां आ गया A1 में आ गया। चक्र का मतलब तो यही हुआ कि जहां था यही वापस आ जाए। A1 से चला था तो A1 पर लौटना आवश्यक था, तो आ गया। तो जो भी अवस्था फलन होता है उनके, मैंने अभी भी बताया कि उनका मान सिर्फ किस पर निर्भर करता है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। तो इस वाले एग्जांपल में मैं एक तंत्र की प्रारंभिक अवस्था निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, कहां से शुरू हुआ, A1 से शुरू हुआ, तो ये इसकी कौन सी अवस्था हो जाएगी भाई, प्रारंभिक अवस्था हो जाएगी। कहां पर गया, A1 से A2 पर, A3 से A3 से A4 से वापस कहां करूंगा A1 पर। तो मैं अगर अंतिम अवस्था की बात करूं, फाइनल अवस्था कहां पर आकर रोका तंत्र, तो कहां पर आ रोका, A4 से वापस कहां गया A1 में ही आ गया। तो अगर मैं अंतिम अवस्था की बात करूंगा तो वो भी मुझे कितनी मिलेगी, A1 ही मिलेगी। प्रारंभिक भी A1, अंतिम भी A1। अगर मैं A1 में से A1 को घटा दूंगा तो जीरो नहीं आएगा क्या, अरे जीरो नहीं आएगा क्या, इसे क्या कहते हैं, चक्रीय समाकलन। जहां से चला था वहीं पर वापस आ गया। तो अवस्था फलन डिपेंडिंग किस पर करते हैं, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर। यही प्रारंभिक यही अंतिम, जब दोनों सेम हो गया, दोनों को घटाओगे तो मान हमेशा कितना मिलेगा आपको, अरे कितना मान मिलेगा, जीरो मान मिलेगा। जबकि इस प्रकार में क्या होगा, होते क्या है पथफलन, और पथफलन का मान किस पर निर्भर करता है, रास्ते पर निर्भर करता है। तो रास्ता बदल गया, माना कि वापस A1 से A1 पर आ गया, लेकिन इतना सारा रास्ता तय करके आया है, रास्ता तय किया है इसने, तो कभी भी इनका चक्रीय समाकलन जीरो नहीं हो सकता। आ गई बात समझ में, इनमें जहां था वहीं लौट कर आ गया, अवस्था पर निर्भर करता था, इस वजह से कुल मान कितना हो गया, जीरो हो गया। इनमें से इसको घटाओगे तो जीरो आएगा वैसा। लेकिन इसमें देखो A1 से A1 पर तो आया, लेकिन इस इतने लंबे रास्ते के थ्रू आया है। तो कभी भी इस प्रकार के जो फलन होंगे, जो प्रतिफलन होंगे, उनका मान कभी भी जीरो नहीं आएगा। मतलब इनका चक्रीय समाकलन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जबकि इनका चक्रीय समाकलन सदैव कितना मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। आ गई बात समझ में, कमेंट करना मुझे किसको आया किसको नहीं आया। चलो भाई लिख लो फटाफट से पहला पॉइंट, यह अवस्था फलनों का, यह अवस्था फलनों का किया जाता है, यह अवस्था फलनों का किया जाता है। इसमें लिखो यह पथ फलनों का किया जाता है, यह पथ फलनों का किया जाता है। अगला पॉइंट, इन्हें पूर्ण अवकलन dp dv dt d के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उसमें लिखो इन्हें आंशिक अवकलन डेल q डेल w के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट लिखो, इनका समाकलन किया जा सकता है, इनका समाकलन
किया जा सकता है। इसके अंदर लिखो इनका समाकलन नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट, इनका चक्रीय समाकलन सदैव शून्य होता है। इनका चक्रीय समाकलन सदैव शून्य होता है। और ये लिख लेना, उसमें लिखो इनका चक्रीय समाकलन शून्य नहीं होता। इनका चक्रीय समाकलन शून्य नहीं होता। और वो लिख लेना भाई। ठीक, अगला टॉपिक, कार्य तथा ऊष्मा की अवधारणा। अवधारणा मतलब डेफिनेशन। ऊष्मागतिकी में कार्य का क्या मतलब होता है और ऊष्मागतिकी में ऊष्मा का क्या मतलब होता है, ये हमें समझना है। अगर हम कार्य बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होगा, अगर हम ऊष्मा बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होगा। ठीक, तो पहले ऊष्मा की बात करते हैं। माना कि मैंने एक तंत्र ए लिया और ये दूसरा तंत्र क्या ले लिया, बी ले लिया। इसका ताप सपोज करो T1 है और इसका ताप सपोज करो कितना है, T2 है। ठीक, अब T1 है तो इसकी ऊष्मा भी किसके बराबर होगी, T1 ताप के बराबर ही होगी। मतलब इसकी जो ऊष्मा निकलेगी और T1 ताप के बराबर, सपोज करो Q1 ऊष्मा है और इसकी जो ऊष्मा निकलेगी और Q2 ताप के बराबर, मतलब कितनी ऊष्मा निकलेगी, इसके समतुल्य कितनी ऊष्मा निकलेगी, Q2 ऊष्मा निकलेगी। ठीक, अगर मैं इस A से B पर, सपोज करो मैं इस A से B पर ऊष्मा का ट्रांसफर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कुछ ऊष्मा इस A से कहां पहुंच जाए, B पर पहुंच जाए। तो ये केवल तभी संभव है जबकि T1 का मान किससे बड़ा हो, T2 से बड़ा हो। अगर मैं T1 का मान T2 के बराबर ले लेता हूं तो क्या यहां से यहां ऊष्मा जा सकती है क्या, अरे जा सकती है क्या, कभी भी नहीं जा सकती। ये वही वाली कहानी है जैसे कि एक टंकी इधर रख दी, एक टंकी इधर रख दी, दोनों का लेवल मैंने बराबर रखा पानी का। ठीक, उनको बीच में से पाइप से जोड़ दिया मैंने। अब दोनों का लेवल बराबर है, क्या पानी इधर से इधर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। उधर से उधर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। अगर इधर इधर का लेवल तो हुआ यहाँ, इधर का लेवल हुआ यहाँ, तो कहां से कहां आएगा, पानी यहां से निकल के यहाँ आने लगेगा, यहाँ से निकल के यहाँ आने लगेगा। मतलब जहां का लेवल ज्यादा होगा वहां से कहां की तरफ, कम वाले लेवल की तरफ। वही काम किसके साथ होता है, ऊष्मा के साथ होता है। अगर ये T1 ज्यादा होता है T2 से तो यहाँ से धीरे धीरे ऊष्मा कहां ट्रांसफर होने लगेगी, B पर होने लगेगी। मतलब ऊष्मा की अगर हमें डेफिनेशन बनानी हो तो कैसे बनाएंगे कि ऊष्मा ऊर्जा स्थानांतरण की वह विधि है, ऊष्मा ऊर्जा स्थानांतरण की वह विधि है। और भी अगर अच्छी बोले तो कैसे बोलेंगे, ऊष्मा दो तंत्रों के बीच में ऊर्जा स्थानांतरण की वह विधि है जो केवल तभी संभव है जब उनका ताप क्या हो, भिन्न भिन्न हो। मतलब उनमें क्या होना चाहिए, ताप का अंतर होना चाहिए। ऊष्मा का स्थानांतरण तभी हो सकता है जब दो तंत्रों का ताप एक दूसरे से भिन्न हो। ये होती है ऊष्मा की परिभाषा। कार्य में क्या बोलेंगे, हमने स्टार्टिंग में एक पिस्टन लिया था, उसको हमने बंद कर दिया था, कर लिया था हमने, एक पिस्टन ले लिया। अगर ये पिस्टन यहां से यहां पर आना चाहता है, अगर ये पिस्टन भी यहां पर है, ये यहां से यहां पर आना चाहता है। अब आपको पता है ऊपर की तरफ क्या होता है, पारिपार्श्विक और ये क्या होता है, हमारा तंत्र होता है। अब ये पिस्टन यहां से यहां पर आना चाहता है तो वो केवल तभी ही पॉसिबल है जब ये नीचे से ये गैस इस पिस्टन पर क्या लगाएगी, धक्का लगाएगी। अगर ये गैस धक्का लगाएगी तो धीरे धीरे करके पिस्टन किसकेगा और कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब ये धक्का लगाएगी, बल लगाएगी, तो इस तंत्र द्वारा या जो भी गैस इसके अंदर भरी होगी इसके द्वारा क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। आई बात समझ में।
अब ये कब पॉसिबल है? सपोज करो कल मैंने एग्जांपल दिया था, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था मैंने कल, याद करो। ऊपर का दाब 5 लिया था, नीचे का दाब भी मैंने कितना लिया था? 5 लिया था। अगर दोनों का दाब समान था तो पिस्टन ने अपनी जगह से हिलाता क्या? अरे हिलाता क्या? नहीं हिलाता। तो पिस्टन वहीं का वहीं रहा, मतलब गैस ने किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। कब? जब उनका दाब एक जैसा था। जैसे ही मैंने कल ऊपर वाले दाब को कम किया और नीचे वाले दाब को ज्यादा किया, तो पिस्टन धीरे धीरे करके ऊपर खिसकना शुरू हो गया। ऊपर किसका? मतलब गैस ने क्या किया? कार्य किया। कब गैस ने कार्य किया? जबकि उनके बीच में किसका अंतर था? दाब का अंतर था। और ये किस किस के मध्य होता है? तंत्र और पारिपार्श्विक के मध्य होता है। ये तो दो तंत्रों के मध्य होता है, जबकि कार्य किस किस के बीच में? तंत्र और पारिपार्श्विक के बीच में केवल तभी पॉसिबल है जबकि उन दोनों में किसका अंतर हो? दाब का अंतर हो। आई लिया ये बात समझ में? तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? कार्य तंत्र तथा पारिपार्श्विक के मध्य ऊर्जा स्थानांतरण की वह विधि है जो केवल तभी संभव है जब दोनों के बीच दाब का अंतर हो। और इसमें ऊष्मा ऊर्जा स्थानांतरण की या ऊष्मा दो तंत्रों के बीच में ऊर्जा स्थानांतरण की वह विधि है जो केवल तभी संभव है जब उनमें ताप का अंतर हो। आई नहीं आई बात समझ में? लिखो फटाफट से कार्य की परिभाषा। कार्य ऊर्जा स्थानांतरण की या कार्य तंत्र तथा पारिपार्श्विक के मध्य, कार्य तंत्र तथा पारिपार्श्विक के मध्य ऊर्जा स्थानांतरण की वह विधि है जो केवल तभी संभव है जब उनमें दाब का अंतर हो। ऊष्मा की परिभाषा लिखो। ऊष्मा दो तंत्रों के मध्य ऊर्जा स्थानांतरण की वह विधि है। ऊष्मा दो तंत्रों के मध्य ऊर्जा स्थानांतरण की वह विधि है जो केवल तभी संभव है जब उनमें ताप का अंतर हो। ठीक, ये आज का लेक्चर खत्म हुआ। कल हम निकालेंगे कार्य। ठीक, कल अलग अलग प्रकार के तंत्रों में हम कार्य निकाल कर देखेंगे, उनके फॉर्मूले डिराइव करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कमेंट करना मुझे भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। बाकी कल मिलते हैं।